विजय त्रिवेदी आपके पास मुझे आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ पर तो हाईकमान का कल्चर नहीं है। शर्मा जी आपके पास मैं आता हूँ, जरा विजय त्रिवेदी से एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि विजय त्रिवेदी एक जवाब के शर्मा मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपको बोलने का मौका मिलेगा, मैं आपके पास आता हूँ। तो मुझे भी बुलवाया, मुझे भी तो 2 बार नहीं ऐसा नहीं, आपके पास आता हूँ मैं, मुझे भी विजय त्रिवेदी के बाद आपके पास ही टाइम आऊंगा। दिया तो नहीं आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा मैं। रतन शारदा भी इंतजार कर रहे हैं, उनके 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 एडिटोरियल्स पे, उनके लेखों पर भी मुझे बात करनी है। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, आपने सुना बीजेपी भी कह रही है कि हमारे यहां पर हाईकमान कल्चर नहीं है, लेकिन क्या सचमुच में भारत का कोई दल आज की स्थिति में यह कह सकता है कि हमारे यहां पर तो हाईकमान की संस्कृति है ही नहीं? मतलब कांग्रेस का 70 पन्नों का संविधान है, बीजेपी का 40 पन्नों का संविधान है, कहीं भी हाईकमान नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सभी को पता है, खास करके जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है सभी को पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में फैसले कैसे कहां से लिए जाते हैं। आज की स्थिति में भी चिट भेजकर मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर किया जाता है, विधायक दल की बैठक नहीं होती है, विधायकों को कहा जाता है कि आपका यह मुख्यमंत्री होगा। यह पॉलिटिकल रियलिटी है आज की स्थिति में। क्या बीजेपी इससे परे है? कांग्रेस की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी भी इससे परे है? साहिल जी, आपने बिल्कुल ठीक से उसको एनालाइज किया है। देखिए, 2 तरह की परंपरा होती है हिंदू धर्म में, एक होते हैं निर्गुण और एक सगुण। तो जो निर्गुण है ना, जिसका स्वरूप दिखाई नहीं देता, वो होता है हाईकमान, और सगुण जो है वो अध्यक्ष है आपके पास। तो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाल यही है, अध्यक्ष जो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाईकमान और अध्यक्ष में फर्क क्या है? हाईकमान वो है जिसके दम पर पार्टी चल रही है, जिसके दम पर वोट मिल रहे हैं। तो जिसके दम पर पार्टी या वोट मिलते हैं, तो वो कांग्रेस में गांधी परिवार होगा, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, जेडीयू में, आरजेडी में लालू यादव होंगे, ममता बनर्जी होंगी। तो वो सब जगह पर वही हाई कमान और वही आला कमान वाली चर्चा चलती है। और गांधी परिवार को लेकर तो हमेशा ही चर्चा होती है कि गांधी परिवार ही हाई कमान है, सब कुछ है। आप सोचिए, आज का ही मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो बात की है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें खरगे साहब की, जहां पर आपने ये बयान का चर्चा की, उससे पहले सीधा खरगे साहब डीके शिव कुमार के साथ मिल रहे हैं, डीके शिव कुमार साहब उन्हें बुके दे रहे हैं। और उसके बाद उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि डीके शिव कुमार बैठ जाते हैं, खरगे साहब उसके काफी देर 1-1.5 मिनट बाद बैठते हैं। तो इससे पता पड़ता है कि पावर सेंटर कहाँ है। क्या डीके शिव कुमार सोनिया गांधी जी के या राहुल गांधी जी के सीट पर बैठने से पहले बैठ सकते हैं? मुझे बताइए। तो ये एक, वैसे ही मैं आपको चर्चा के तौर पे कह रहा हूं, और सब जगह होता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसे वो हाईकमान कहते हैं। आजकल वहां पर प्रधानमंत्री हैं, वो इसको सारे फैसले करते हैं। अमित शाह जी हैं, वो फैसले करते हैं। आपने अभी जिक्र किया चीफ मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है, पर्ची है, उसके नाम से पर्ची से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अभी कल से परसों से वो अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। वो चुनाव थोड़ी हो रहा है, वो जो ऑब्जर्वर है वो पर्ची लेकर गए ना हाईकमान की, कि किसे अध्यक्ष बनाना है। और वो आपने देख लिया तेलंगाना में कि टी राजा नाराज हो गए हैं, गुजरात में अभी परेशानी हो रही है, उत्तर प्रदेश में आप तय नहीं कर पा रहे। तो जो, और इसमें ये सारी जगह पर एक ही तरह की कल्चर है। अब कोई किस तरह से करता है, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा विजिबल है कि वहां पर लगता है कि गांधी परिवार के अलावा कोई फैसले नहीं कर सकता, और गांधी परिवार फैसले नहीं करता। रशीद जी ने जो बात कही, वो तो रशीद जी तो बहुत अच्छे से कांग्रेस को जानते हैं, खरगे साहब को भी जानते हैं, तो उसकी बात पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता कि वो खरगे साहब उसमें है कि नहीं है। लेकिन सभी पार्टीज की स्थिति वही है। और वाजपेयी के वक्त में भारतीय जनता पार्टी में एक कलेक्टिव लीडरशिप का शब्द चलता था। आजकल बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप का शब्द खत्म हो गया है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड है और मोटे तौर पर वो फैसले करते थे। आजकल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं जानकारी, बड़े फैसलों पर टिकट विकेट के मामले में तो होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन बैठेगा उसका फैसला भी कहीं ना कहीं होता होगा ना त्रिवेदी जी? हाँ, वही कह रहा हूं मैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन होगा उसका भी तो फैसला, सीडब्ल्यूसी में कौन होगा उसका फैसला जैसे गांधी परिवार करता है, वो सब हाईकमान ही करते हैं। कहीं ना कहीं कहीं सब जगह पर वही है, हाईकमान करता है। और अभी आपने जितनी चर्चा की, क्या आप कह सकते हैं, शर्मा जी भी हैं, नड्डा साहब बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, पार्टी के मजबूत अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक एक्सटेंशन भी मिला है। क्या नड्डा साहब फैसले कर सकते हैं यदि चीफ मिनिस्टर बदलना हो तो? बताइए आप। शर्मा जी, वहां पर हाईकमान है ना, हाईकमान का मतलब वो प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, या जो भी लोग हैं उनके साथ सलाह करेंगे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसको अपमान की तरह से नहीं देखना चाहिए। पार्टी का अध्यक्ष एक व्यवस्था है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 30 साल से दिख रहा हूँ कि वहां पर इतना बड़ा काम होता है सम्मान का, कि लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष पद से हटे और राजनाथ जी बने, तो वो राजनाथ जी का सम्मान करते हैं। वहां पर पद की व्यवस्था है। चलिए अभी आप ही जवाब दे दीजिएगा। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं, उसे हाईकमान कहा जाता है। वो कलेक्टिव लीडर, निर्गुण और सगुण जो उन्होंने कहा, विजय त्रिवेदी कह रहे थे कि अध्यक्ष क्या होता है और हाईकमान क्या होता है, उन्होंने बड़े
ठीक तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, संस्कृति के तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। के शर्मा नहीं, देखिए विजय जी एक पत्रकार हैं, उनका एक नजरिया हो सकता है और उस नजरिए से, जिस नजरिए से वो देखते हैं वो उस नजरिए से बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट का फैसला नहीं करती विजय जी, सीसी करती है, वो मत बताइए, मैं बात बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड एक हाईएस्ट बॉडी है। बोर्ड नहीं। सुनिए, हाँ आपने अभी बोला, सुन लीजिए, आपके ही शब्दों से बोल रहा हूं, आपका अपना बयान एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का फैसला करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नीतिगत फैसले करते हैं। ये अंतर है, इसको समझने की भी जरूरत है। आप ठीक है 30 साल से कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आप अंतर, ये सबको एक उसमें समेटने की कोशिश कर रहे हैं सभी दलों को, मैं समझता हूं यहां कहीं आपकी चूक है। भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कर सकते, यहां कलेक्टिव लीडरशिप है, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है सबके सलाह से, लेकिन एक परिवार विशेष से नहीं। कांग्रेस में अंतर यह है कि एक परिवार फैसला करता है, एक परिवार के सदस्य फैसला करते हैं, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हमारा विरोध उस बात पर है, जो एक परिवार हाईकमान है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां नड्डा जी के परिवार पे कौन है, यहां पर मोदी जी के परिवार पे कौन है, ये किस परिवार से है? यहां पर अमित भाई शाह के परिवार किस परिवार से? और आपने जब भी भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखी होगी या राष्ट्रीय परिषद की जो लाइव भी होती है, जब वो अध्यक्ष को पहले बैठाते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी जो है अध्यक्ष के बैठने के बाद बैठते हैं, ये परंपरा है सर। एक दृश्य तरह की चीज होती है, और पर्दे के पीछे की चीजें नहीं कुछ और होती है। कि खड़गे साहब खड़े हैं लेके और राहुल गांधी जो है सिटिंग में। साहिल जी, विजय जी ने इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि साहिल जी विजय जी ने एक वीडियो का जिक्र मैं किया आपको था। बताता हूं, हमने सोशल मैं मीडिया अपनी पे बात भी एक पूरी तो वीडियो कर देखा दूं था सर कि कैसे साहिल भाई बात ही पूरी नहीं शर्मा जी को पूरा करने दीजिए ना। सरल पटेल आपके पास भी आएंगे, जरा शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिएगा। शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए। चलिए, वो इतने आतुर क्यों है? विजय जी ने एक घटना बताई है शिव कुमार जी की, तमाम घटना जो है ऐसे वीडियो जो है जनता के बीच आ चुके हैं, जब खड़गे जी खड़े रह गए हैं और सोनिया जी और राहुल जी बैठे हुए, ये तमाम ऐसे दृश्य आ चुके हैं। तो ये पता है कि आप सम्मान नहीं करते। आपने एक नाम के लिए अध्यक्ष बनाया, और मैं इसी बात से इसको कह रहा हूं कि जब एक परिवार का व्यक्ति, और यह आज इसका इतिहास नहीं है, यह नेहरू जी से लेके चला आ रहा है कि एक ही परिवार फैसला कर रहा है, एक ही परिवार जो है सब कुछ है, उसी परिवार की तानाशाही है। सरल पटेल और आपका जवाब, हर जगह आप देखिएगा जितने भी विवाद हैं, चाहे गहलोत और सचिन पायलट का हो, एक मिनट, यानी बीजेपी को दिक्कत इस बात की है, विवाद रहा हो, हाईकमान सिर्फ एक परिवार का, यही आपको दिक्कत है ना? चाहे भूपेश पटेल शर्मा जी, और शर्मा का विवाद रहा, शर्मा जी, हर जगह ये शर्मा जी, क्योंकि बात शर्मा जी, हर जगह हाईकमान है। शर्मा जी नहीं ठीक है, दिक्कत आपको हाईकमान को लेकर इस बात की है ना कि हाईकमान किसी एक परिवार का है। ठीक है, हाईकमान कई जगह पर एक परिवार का है, कई जगह पर जो ताकतवर है नेता उसका है, यही बात है ना। हम तो राजनीतिक कल्चर की बात कर रहे हैं, देश के राजनीतिक कल्चर की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर, है ना। मैं इसी पर साहिल जी मात्र इतना कह रहा हूं, आपका कांग्रेस क्या करती है कांग्रेस जाने, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो कर्नाटक के संदर्भ में जो बयान आया, और जिस तरह से खड़गे साहब का बयान आया है, और वहां पर जो विवाद की स्थिति है, कर्नाटक की जनता सफर कर रही है। कर्नाटक में आज हालात है कि वहां फैसले नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर में इस समय आपका जवाब जल्दी से वहां की जनता उस परेशानी को झेल रही है, और वो हाईकमान के इशारे पर आपसी लड़ाई। आप जवाब सुन लेते हैं। सरल पटेल, दर्द यहाँ है हमें।
चलिए सरल पटेल, आपका जवाब जल्दी से, उसके बाद रतन शारदा के पास भी जाना है मुझे, जल्दी से। साहिल सरल जी, पटेल। हमारे यहाँ पे भी एक रोबस्ट प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। शायद के शर्मा जी को ज्ञात नहीं है कि हमारे यहाँ भी सीईसी है जो टिकट्स डिसाइड करती है। हमारे यहाँ भी कैंपेन कमिटीज बनाई जाती है, अन्य कई कमिटीज होती है जो जिनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमेशा कांग्रेस अरे वर्किंग बाबा, कमेटी रहती है। पार्लियामेंट्री एंड बोर्ड और चुनाव एंड समिति में अंतर क्योंकि के बाद बाकी क्योंकि कमेटियों का अंतर क्योंकि पता है क्या होता है? क्योंकि के शर्मा जी, मैंने आपको कैंपेन इंटरप्ट कमेटी नहीं किया फैसला था। नहीं लेती तो सर। अगर अगर आप सारे थोड़ा फैसले शर्मा जी आप सुन लेते हैं ना, कैसे जवाब कर सुन रहे हैं? लेते हैं ना। कैंपेन कमेटी, शर्मा चुनाव जी कमेटी, शर्मा जी, अरे सच मतलब सुनने ये शर्मा जी, आर्गुमेंट सच जवाब सुनने सुन का लेते थोड़ा हैं, धीरज जवाब सुन रखिए लेते ना। हैं, चलिए। साहिल भाई, सच सुनने का थोड़ा धीरज ये रखिए। कैंपेन सच कमेटी की सुनने बात का कर रहे हैं। धीरज रखिए। नहीं नहीं शर्मा जी, जरा जवाब सुन लेते हैं ना। आप ये आपके क्या बीच सच में है उन्होंने भाई? नहीं टोका, मैंने उनको रोका था। जरा उनके जवाब सुन लेते हैं और जल्दी से। सरल पटेल, आप बात कर लीजिए, चलिए। और साहिल जी, क्योंकि नमस्कार मन जी। घड़त वीडियोस की बात हो रही है, तो सोशल मीडिया पे आपने हमने सबने एक वीडियो देखा होगा कि कैसे एक चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ऐसे हाथ हिलाते हिलाते आगे जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी उनके पीछे जा रहे हैं, और अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो पार्टी के टॉप पोजीशन पे नहीं है, वो आते हैं और जेपी नड्डा जी को पीछे कर देते हैं। क्या ये हाईकमान कल्चर है? क्या ये रिस्पेक्ट का कल्चर है जो भारतीय जनता पार्टी में दिखता है? ये पूरी देश ने ये वीडियो देखा हुआ है। साथ ही साथ चलिए। इनको ये भी जवाब देना रतन चाहिए शारदा। कि कैसे सीएम डिसाइड होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। चिट्ठी जाती है दिल्ली से, वसुंधरा राजे जी नहीं बनेंगी, भजन लाल शर्मा जी बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी नहीं बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे। तो इस पे भी भारतीय जनता पार्टी को अपने हाईकमान कल्चर को गिरेबान में शुरुआत तो झांक कर इसकी देखना कांग्रेस से चाहिए। हुई है। सरल पटेल, आपको 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 देश के राजनीतिक इतिहास की जानकारी होगी। आपको भी याद होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन शुरू हुआ जब कांग्रेस पूरी तरीके से पावरफुल थी इस देश में, और किस तरीके से अननोन चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग राज्यों में जाना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बाबा साहेब भोसले हो या टी अंजैया हो, उनको लेकर किस तरीके से सवाल उठाए गए, या आपको भी उसकी जानकारी है, और शर्मा जी को भी जानकारी की उनकी पार्टी में कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं इसके पहले। लेकिन रतन शारदा जी, से विधायक का मत चलिए लेकर ठीक है, एक प्रोसेस सतह पर होती है, एक प्रोसेस पर्दे के पीछे चलती है। ये तो भारत की राजनीति की असलियत है, ये तो सबको पता है। रतन शारदा जी, आप शायद मुझसे इस बारे में ये मानते होंगे कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल इसके बारे में पूछना है, क्योंकि आरएसएस पर बैन की मांग की जा रही है। प्रियंक खरगे इसको लेकर बैन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन खास करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में, हाईकमान के बीच में कहीं ना कहीं टकराव है, और इसके वजह से बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंटशिप थोड़ी थोड़ी आगे जाती जा रही है, और अब जाकर फाइनली फैसला हो जाएगा। तो यह भी कहीं ना कहीं टसल दिखाई देता है ना कि भाई हमारे चयन का अध्यक्ष होना चाहिए, जो कांग्रेस में भी दिखाई दिया कि हमारे चयन का अध्यक्ष होना चाहिए। यही बात कुल मिलाकर बीजेपी में भी दिखती है, और आरएसएस का उसमें रोल होता है। रतन शारदा जी। साहिल जी, 32 मिनट निकल गए, जिसमें से 30 मिनट केवल के शर्मा, सरल पटेल, तेरा हाईकमान, मेरा हाईकमान कर रहे थे। 1 मिनट विजय जी बोले, 1 मिनट ऋषित जी बोले। तो ये मैं मानता हूँ कि सरल जी बहुत सरल नहीं है। उन्होंने बड़ी होशियारी से सारी जो अपनी असफलता है उसको छुपाने के लिए बड़ी सुंदर बहस को टर्न दिया, और आप भी उसके जाल में फंस गए थे। इसलिए सरल जी को बहुत बहुत मुबारक। अभी एक बात है पहले कहूंगा, उसके चलिए, आप बाद मुझे में जाल कोई से और बहस निकालिए अभी। करूंगा। हाँ, तो एक पहले सबसे पहले तो आपके नीचे लगातार बैनर चल रहा है कि 1948 में राजनीति में संघ हिस्सा नहीं लेगा, इस शर्त पे हटाई गई थी बैन संघ से। मैं आपको एक उत्तर बताता हूँ। 1949 के अंदर मुंबई रेजिडेंसी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था सूरत के विधायक लल्लू भाई कांजी पटेल। उन्होंने कहा, माननीय गृह मंत्री स्वराज मंत्री बताएं, क्या सत्य है कि संघ से पाबंदी हटा दी गई है? यदि ऐसा है तो पाबंदी हटाने का क्या कारण है? क्या यह पाबंदी कुछ शर्तों के साथ हटी है बिना शर्त? यदि शर्तों के साथ हटाया तो वर्षित शर्त क्या है? क्या सरकार को संघ के नेता ने कोई आश्वासन दिया है? यदि दिया है तो आश्वासन क्या है? इसका उत्तर है को एक पाबंदी हटा ली गई है। पाबंदी हटा ली गई क्योंकि भविष्य में इसे जारी रखना आवश्यक नहीं पाया गया। इसे बिना शर्त हटाया गया, और उसके ऊपर शर्तें रखने का कोई कारण ही नहीं उठता, और संघ के नेता ने आश्वासन दिया, प्रश्न नहीं उठता। अब ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है असेंबली के अंदर। तो कब तक हम झूठ परोसते रहेंगे कि इसी शर्तों के ऊपर ये बैन हटाया गया था? अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। आपने जो पूछा कि भैया इनके अंदर टकराव है, अभी संघ सोशल क्षेत्र में काम करता है, उसके स्वयंसेवक बीजेपी में है, उनके अंदर आपस में कभी ना कभी चर्चा होती है, बीजेपी को अध्यक्ष बनाने में कुछ समय लग रहा है, ये सारी बातें सच है।
लेकिन उसमें मेरा उसमें क्या रहा है, मैं क्या बोलूंगा? आपके गलियारे में जो बातें हो रही है, दिल्ली तो गलियारों का गढ़ है, तो मैं उस अफवाहों के गढ़ में मैं क्यों घुसूं? सर हर मुझे चीज फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजर में लिख बीजेपी। के थोड़ी ना बयान किया जाता है, कभी कभी नहीं हमारे तो शो पर भी बता दिया करिए। हाँ, तो आप मैं तो लेख कह दिया लिखेंगे ना, मुझे उसके बाद फिर मैं चर्चा करूंगा, उससे बेहतर है कि नहीं, आप मैं यही तो बोल लिखूंगा ही दीजिए। नहीं ना। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि अध्यक्ष कौन बने। और ये पहली बार हुआ है कि ये मानना पड़ेगा, पहली बार हुआ है कि बीजेपी के अध्यक्ष को 2 टर्म मिलने के बाद भी एक्सटेंशन मिला। पर जो उनका अपना मामला है, और जब आएंगे तब आएंगे। मैं उस अफवाहों के अंदर क्यों बैठूं? मैं जो लिखता हूं, मैं अफवाहों के ऊपर नहीं, मैं तर्क पे लिखता हूँ। तर्क से मेरे से बात करेंगे तो मैं कुछ और आगे बताऊंगा। कर्नाटक में सीएम पद पर कोई बदलाव नहीं होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने आखिरकार बयान दिया है। दरअसल वही रेस में है और अभी वो कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। कोई हाईकमान की तरफ, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि हाईकमान फैसला लेगा, अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला नहीं होगा। इकबाल हुसैन को वो नोटिस भेज रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं, वो वहां के पीसीसी चीफ भी है, उनका स्टेटमेंट आ चुका है। तो फिलहाल के लिए तो कर्नाटक का मसला शायद टल जाएगा, हाईकमान के गले में नहीं जाएगा। दिसंबर में एक बार फिर इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन रतन शारदा, एक बार जरा सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि भाई आखिरकार आपको आरएसएस से दिक्कत क्या है। खड़गे कहने लग जाते हैं कि हम आरएसएस पर बैन लगाएंगे। कैसे बैन लगाएंगे? आपने, पीवी नरसिम्हा राव ने बैन लगाया था, भारत सरकार ट्रिब्यूनल के सामने साबित नहीं कर पाई कि क्यों बैन लगाया था। ट्रिब्यूनल के कहने पर उनको हटाना पड़ा था, आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद के बाद में। साहिल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो रतन शारदा जी ने बात की थी कि सरल तरीके से मैंने कोई टॉपिक यहाँ वहां किया है, शायद उनको याद हो सर वो कि मुझ पर अगर तंज था, आप छोड़ दीजिए उस बात को ना। अरे ये कुछ साल पहले अगर हम डिबेट कर रहे वो होते, छोड़ दीजिए ना, वो हम देख लेंगे। आप इस पर बात करिए। ये पार्टी की लाइन है क्या कि आरएसएस पर बैन लगाना है, या ध्यान भटकाने के लिए कह रहे थे कर्नाटक के मसले से? सरल जी, चलिए जल्दी से सर। क्या अगर जी, कुछ साल पहले अगर हम इस पे डिबेट कर रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी का हाई कमांड नागपुर होता, तो शायद हम उस पे भी चर्चा कर रहे होते। तो उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर कोई बार बार ये कहता है कि वो भारत के संविधान में नहीं बिलीव करता है, ये देश के तिरंगे में, जो देश की आन बान शान और जान है, उसमें यकीन नहीं करता है, तो क्या ऐसे संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एज अ भारतीय, आप मेरी राजनीति भूल जाए, एज अ भारतीय मैं ये मानता हूं कि ऐसे तमाम संगठनों पर जो बार बार देश के संविधान को चुनौती देते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ जो भी पॉसिबल एक्शन है, इस सरकार ने उन पर लेने के लिए वो फेल रही है। 3 और बार उन पर सरल वो पटेल, एक्शन होनी 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आप लोगों ने कार्रवाई की। आपकी सरकार थी तब कार्रवाई हुई है। पहली बार वल्लभ भाई पटेल ने कार्रवाई की, 18 महीने के बाद उन्होंने खुद ही वो बैन हटा दिया। दूसरी बार इमरजेंसी के वक्त कार्रवाई हुई। तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद ट्रिब्यूनल ने वो कार्रवाई हटा दी है, कहते हुए कि आप इस तरीके से बैन नहीं कर सकते। क्या ये पार्टी का कहना है कि आरएसएस पर बैन लगाएंगे? क्या आरएसएस के नेटवर्क के सामने कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, इसके वजह से आप बार बार ये बैन की बात कर रहे हैं? सरल पटेल जल्दी से जवाब, फिर रतन शारदा इस बात की भी से मुझे इसका जवाब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आरएसएस को अपने फंड्स कहां से मिलते हैं, और अगर उसमें भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो विद इन बाउंड्स ऑफ द लॉ जो भी एक्शन, मान लीजिए आज तक पर होगा या कांग्रेस पार्टी पर होगा, वो किसी भी संगठन पे होगा। क्या आरएसएस एक लॉ के ऊपर का एक संगठन है? 10 साल आपकी भी सरकार रही है, तब भी आप पूछताछ कर सकते थे। रतन शारदा जल्दी से आपका जवाब। देखिए, कर्नाटक में हो रहे घमासान को ढकने के लिए प्रियंका खड़गे कहती हैं हम संघ पे बैन लगाएंगे और ये जीतेंगे सेंटर में तो करेंगे। अभी एक तरफ उनके पिता कहते हैं कि हमारा हाईकमांड डिसाइड करता है, तो प्रियंका खड़गे नए हाईकमांड है क्या कि जिन्होंने कह दिया कि सेंटर में जाने का हम बैन लगा देंगे? ये बैन एक इनका ऑब्सेशन है संघ के ऊपर, क्योंकि संघ को हटा नहीं पाए, उसको कहीं रोक नहीं पाए। 1930 में अंग्रेजों ने कोशिश की थी कह के कि भाई सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकते, कोई टीचर हिस्सा नहीं ले सकते, वो फेल हुए। कांग्रेस ने यही नीति दोबारा अंग्रेजों की उठाई और सरकारी कर्मचारियों और टीचर्स ने हिस्सा नहीं लेना ये भी बताया। और इसके बाद में आपने 1948 का जिक्र किया, उसके बारे में डीपी मिश्रा सीधा कहते हैं कि गांधी हत्या ये बहाना बहुत जोर से पकड़ा कांग्रेस का, फायदा उठा के उसने संघ को बैन किया। अभी उसके पहले क्या हुआ, 1947 नवंबर में वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, देखिए, नेहरू प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा बैन करना है। 1 महीने के बाद में सीआईडी की रिपोर्ट आई, संघ का कोई हाथ नहीं है, इसके बावजूद बैन रहा। अब मैं और बताता हूँ कि इसके पहले
1947 नवंबर में कांग्रेस की महाराष्ट्र समिति ने एक पारित किया प्रस्ताव कि संघ को कुचलना चाहिए वरना हम कुचलेंगे। बीजे कहने का भैया ऐसा नहीं होता, रुको। डीपी इस मिश्रा बार ने वो कहा, सेक्युलर नहीं, आप सोशलिस्ट सुन वाला लीजिए। जो दत्तात्रेय सुन होसबले लीजिए का ना। स्टेटमेंट है ना, उसको लेकर हाँ, वो उस पे आऊं मैं, स्पेसिफिकली उस कह पे रहे हैं आऊं कि मैं। भाई वो प्रियम्बल से देखिए, हटाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए बैन कर क्या दो। संघ की ये आखिर में पॉलिसी जब है कि अभी देश भैया में सरल जी आप संगठन- चुप रहेंगे जरा। नहीं साहिल जी, आप सरल मुझे जी एक ढंग मिनट से सुन उत्तर लेते दे हैं ना। दीजिए। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ ढंग से बात सरल करेंगे, पटेल जी एक करने बार सुन देंगे। लेते हैं, रतन हाँ। शारदा आराम से बात करते हाँ। हैं। रतन शारदा जी बोलिए। तो बोलिए। अभी आप सुनिए कि ये जो कह रहे हैं कि संघ ने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, मैं आपको कई बहसों में भी पिछले दिनों में बता चुका हूँ, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने वही भाषा का उपयोग किया था जो संघ के लोगों ने किया था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय सभी ने बहस में हिस्सा लिया, लेकिन बनने के बाद में गुरुजी का सीधा लेटर है कि हम संविधान की पूरी इज्जत करते हैं। मुझे एक जगह बताइए उसके बाद कभी भी संघ ने अमेंड किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया हो। अब जो रशीद भाई जल्दी से आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं 30 सेकंड में, 10 ध्यान सेकंड भैया, भटकाने 10 के लिए। सेकंड। हाँ रतन सही शारदा है। जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए आपकी बात नहीं, खत्म नहीं, करिए, संघ ने चलिए क्या आपकी कहा? बात संघ खत्म ने करिए। कहा कि इमरजेंसी में जो था संविधान में बदल किया गया, जो आत्मा है प्रियम्बल की, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए। क्या अमेंडमेंट है ये? ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक कि है। आपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना है, इमरजेंसी उसका के amendment दौरान क्या है? उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द ऐड किए गए थे, उसको लेकर संघ को दिक्कत है। रशीद किर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे 30 सेकंड में, मुझे उसके ये बाद बड़ा कुछ विचार। दिलचस्प चीज लगती है कि इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी ने 74 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें उन्होंने वो कर दिया जो सोशलिस्ट सेकुलर। भाजपा को जब भाजपा 1980 में बनी, उस पर क्या दबाव था कि उसने जब अपना संविधान लिखा तो प्रथम जो एक उसके आर्टिकल्स है उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द इस्तेमाल हुआ, और वो आज तक है। गांधीवादी सोशलिज्म से दल का वो तो अमेंड कर सकते हैं अपने पार्टी गांधीयन constitution को amend सोशलिज्म। करते हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, गांधीयन हो जैसा भी है, सोशलिज्म शब्द है और सेकुलरिज्म भी शब्द है। तो मेरा कहना ये है कि अपना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पहले अमेंड करें, फिर देश का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे। के शर्मा, के शर्मा। नहीं देखिए, मैं संघ के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं प्रतिबंध को लेकर, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। साहिल जी, गांधी खानदान की 5 पीढ़ी गुजर गई संघ को समझते समझते, आज तक नहीं समझ पाए। और ये गांधी खानदान की 5 पीढ़ियां संघ को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं, लेकिन संघ का बाल बाका भी नहीं हुआ। आज संघ विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बनकर पूरे देश के, पूरे विश्व में अपना संदेश दे रही है। और इसी के साथ बना था इनका सेवा दल, जो केवल कांग्रेस के गांधी खानदान को सामने सैल्यूट करने के लिए खड़ा होता है। इसी से 1 साल पहले बना था आरएसएस से पहले सेवा दल। आज उसकी हालत देखिए, और आज वो संघ देखिए, सेवा दल तो कुछ कोई गिनती नहीं है। ऐसे न जाने कितने संगठन जो है। मेरा समय खत्म हो रहा है शर्मा जी, मेरा समय खत्म हुआ है। और अगर मेरे पास सचमुच में समय होता तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट बन चुका है कि क्या हाईकमान संस्कृति पूरे राजनीतिक दलों में आ चुकी है, और क्या आरएसएस की बैन को लेकर की मांग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस एक नई डिबेट यहां पर शुरू करना चाहती है। कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल कर्नाटक का संकट टल गया है, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि खुद डीके शिवकुमार ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन फिलहाल उस पर भी ध्यान रखना जरूरी रहेगा।